के इस वक्त हम मौजूद है नसीरपुर गांव में। इस वक्त हम मौजूद है और हमारे साथ में नरेश भाई मौजूद हैं, जो पूर्व राज्य मंत्री भी रह चुके हैं और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मंगलौर विधानसभा एक वैसी विधानसभा मानी गई क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस या बीएसपी दोनों ही आज तक परचम ले रहा है। अदरवाइज कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे आज तक नहीं जीत पाया। और मंगलौर विधानसभा के बारे में कुछ जानना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे आदेश भाई से। आखिर मंगलौर विधानसभा में विकास का कारण जानना चाहेंगे, क्योंकि नेता बहुत हैं पर विकास नहीं है। कारण क्या है कि विकास इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि ये जो सीट है ये एक तरीके से विरासत के तौर पर सिर्फ हाजी और काजी परिवार के पास रही है। तो इसलिए आपको पता ही है कि जब आप एक ही आदमी को सत्ता सौंप के रखेंगे तो वो काम नहीं कर पाएगा। जैसे केंद्र में मोदी सरकार है, विकास कुछ नहीं, बस रुका रोल बहुत ज़्यादा है। बस वही स्थिति मंगलौर विधानसभा की है, रुका रोल ही है, काम कुछ है नहीं ग्राउंड पे। क्योंकि 9 बार विधायकी काजी जी के परिवार में होगी, 2-3 बार विधायकी सरबत जी के परिवार में होगी, लेकिन अगर इन दोनों की कैलकुलेशन करिए तो 12-13 बार इनके पास विधायकी होगी। इनके पास गिनाने के लिए 6.5 में से 3.5 का 3.25 काम भी नहीं है। मंगलौर विधानसभा की बात की जाए तो स्कूल बना दिया जाता है। कांग्रेसी नेता बोलते हैं कि जी विधायक जी रखेंगे, विधायक जी बीएसपी के विधायक बोलते हैं कि जी निजामुद्दीन जी करेंगे। नहीं, उसमें क्या है कि विकास के नाम पर तो इन्होंने कुछ किया नहीं। वो जो विद्यालय है, डिग्री कॉलेज है, दरअसल वो मुख्यमंत्री घोषणा का है। इसके अलावा आप भी यहीं के निवासी हैं, आसपास के ही, तो आपने देखा नहीं होगा कि मंगलौर में क्या विकास हुआ या कोई ऐसा काम कि कहा जा सके कि ये विधायक जी के द्वारा किया गया कार्य है। किसी विद्यालय का उच्चीकरण किया हो, कोई बिजली की व्यवस्था सुधरी हो, कोई किसानों की कोई चीज़ें सुधरी हो, कोई जो किसानों को मिलने वाला जो खाद बीज है कुछ उसके सस्ता करने की मांग उठी हो। खाद का कट्टा जो है 50 किलो का आता था पहले, अब वो 40 किलो का हो गया। क्या उसके खिलाफ किसी ने आवाज़ उठाई? यहाँ पे विधायक 13-13 बार के विधायक हो गए, 4 बार एक के घर में से, 8-9 बार एक के घर में से। तो मतलब इन्होंने किसानों का और मजदूरों का हित के लिए किया क्या है? सवाल इसी चीज़ का है। तो विकास तो कहीं दिखता नहीं है इस चीज़ में। सबसे बड़ी बात मंगलौर कस्बे की अगर की जाए तो मंगलौर कस्बे में बहुत बड़ी कमियां हैं। विधायक जी वहाँ के वर्तमान निवासी हैं मंगलौर कस्बे के, उसके बाद भी मेन मार्केट का मंगलौर का वो हाल है कि वहाँ पे निकलना बहुत दुश्वार है। उसकी भी स्थिति एक दूसरी है। कारण क्या है कि वहाँ के लोग संतुष्ट हो जाते हैं क्योंकि उनका विधायक बन जाता है, मंगलौर कस्बे से विधायक बन जाता है। तो जो कस्बे के लोग हैं इसी चीज़ से खुश हो जाते हैं कि भाई विधायकी हमारे पास है, कि जो पूरा देहात है वो हमारे पास मंगलौर में आएगा, मतलब मंगलौर को देहात में नहीं जाना पड़ेगा। तो उनके हिसाब से तो विकास हो ना हो उनके लिए तो बराबर है। उन्हें तो उनके पास तो विधायकी है और वो हमेशा रहती है। और अब की बार ये मिथक तोड़ना होगा, इसलिए मैं जो है पूरे जोर शोर से हाईकमान से टिकट की डिमांड कर रहा हूँ। आप भी प्रत्याशी के रूप में टिकट की डिमांड कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी से लगातार। पहले भी आपने जिला पंचायत चुनाव भी आप लड़ चुके हैं, राज्य मंत्री भी आप रह चुके हैं। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाना चाहते हैं आप? अनेकों मुद्दे जनता के हैं जो कि कांग्रेस टाइम में भी विकास नहीं हो सका है। बहुत सारे हैं। और जब मैं सरकार में मेरे पास दायित्व था तो जिस सड़क से आप आए हैं, ये सड़क यहाँ से मिलती है हरजोली, एक सीआरएफ की रोड मिलती है आपके गुरुकुल नारसन से जो है वो, एक जो है नारसन बॉर्डर से जो है वो खेड़े तक जाती है। ये अनेकों सड़कें हैं। एक जो है गुरुकुल नारसन से जो है आपका पुहाना जाती है। तो ये सब कांग्रेस के टाइम की हैं, हमारे टाइम की हैं। तो कोई ऐसा नहीं है कि जनता के बीच में जाने के लिए कांग्रेस को मुद्दे की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस को अपनी विचारधारा समझाने की ज़रूरत है। मुद्दे जनता जानती है, महंगाई है, बेरोजगारी है और लोग बाग परेशान हैं। बात शुरू हुई थी 15 लाख से और 5 किलो गेहूं चावल पर आकर अटक गई है। जनता सब जानती है। जैसे अनेकों घोषणाएं मोदी जी के द्वारा भी की जा रही हैं 5 किलो राशन की, लगातार कह रहे हैं युवाओं को रोजगार मिल रहा है। बीजेपी लगातार दावा कर रही है, गांव दर गांव जाकर अपनी यात्राएं कर रही है, गांव दर गांव जनता को अपने विकास कार्य गिना रही है। मकान बना दिया, शौचालय दे दिए, सड़कें दे दी, नालियां सही कर दी, बिजली व्यवस्था सही कर दी। वो सब कागजों में, ये सिर्फ कागजी काम है, आंकड़े की कलाबाजी। अगर हम सीखना चाहें
तो बीजेपी की और मोदी सरकार से अगर आंकड़े कालाबाजी सीखना चाहे तो भी सीख सकते हैं। आप अगर गूगल करके देखेंगे तो आप 2014 से पहले की स्थिति देखें, आप जीडी की भी स्थिति देखें, आप डीजल पेट्रोल की कीमत भी देखें, आप हर चीज़ की कीमत है कि दाल तेल हर चीज़ की, किसानों के चाहे वो डाई हो खाद हो कुछ भी हो, आप मजदूरी कुछ भी मनरेगा सनरेगा कुछ भी आप देखिए, आप गूगल करिए, सोशल मीडिया का ज़माना है, आप चेक कर सकते हैं कि कांग्रेस के टाइम पे क्या था और बीजेपी के टाइम पे क्या है। उस समय 25 करोड़ गरीब लोगों को राशन मिल रहा था, आज के टाइम पे 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है, यानी 55 करोड़ इन लोगों ने और गरीब बढ़ा दिए, घटा ही नहीं। जबकि 25 करोड़ में से कुल 2500 बचने चाहिए थे, बल्कि 2500 भी नहीं बचने चाहिए थे। जब ये ट्रिलियन की बात करते हैं, इकोनॉमी हमारे इतनी ट्रिलियन चली गई, इतनी वहाँ चली गई, ये मंदिर बना दिया वो मंदिर बना दिया, ये इन चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला। चीज़ों से सरकार की सोच अच्छी होनी चाहिए, रोजगार देने वाली होनी चाहिए। एक मजदूर आदमी है, उस मजदूर आदमी को मंदिर से बेचारे को क्या मतलब, उसे मंदिर से क्या रोजगार मिलेगा, वो तो पहले से ही गरीब है। और एक बात और जोड़ना चाहूंगा मैं, जो मजदूर है जो गरीब है और खासकर जो SC ST है उसको तो मंदिर में घुसने भी नहीं दिया जाता, उसको तो बेचारे को मंदिर से वैसे भी कोई मतलब नहीं है। रामलला प्राण प्रतिष्ठा दी हुई है, रामलला का मंदिर के बारे में आपने बोला, तो मतलब मंदिर वहां पे बना, इससे कांग्रेस को खुशी है या नहीं है? देखो, देश के अंदर कोई भी चीज बनेगी खुशी सभी को होती है, लेकिन वो किस उद्देश्य से बनाया गया है वो उद्देश्य जानना जरूरी है। जो वहाँ बड़े बड़े मंडलेश्वर थे, जो संत समाज के लोग थे, वो कहते हैं कि भाई अगर राम मंदिर बन गया तो किसी को हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस मंदिर जाओ और ठीक हो जाओगे। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने के तुरंत बाद उन शंकराचार्य जी को जो है एकदम मेडिकल ट्रीटमेंट की इतनी आवश्यकता पड़ी, उनको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा, जबकि वास्तव में उनकी जैसे उनके बयान थे उसके अनुसार उन्हें सिर्फ मंदिर में लेके जाना चाहिए था, उनको हॉस्पिटल की जरूरत क्यों पड़ी? भाई जितना जरूरी मंदिर है, जितना जरूरी भगवान है, इतनी जरूरी साइंस भी है, इतनी जरूरी खान पीन भी है, इतनी जरूरी रोजगार भी है। इन सब चीजों में बैलेंस करना पड़ेगा। सरकार को मंदिर मस्जिद इन मुद्दों से जनता को दूर रखना पड़ेगा, विकास के मुद्दे से जोड़ना पड़ेगा। मंदिर मस्जिद एक आस्था का विषय है, कोई किसी को मानता है कोई किसी को मानता है, वो फंडामेंटल राइट है संविधान में, वो बाबा साहब ने ऑलरेडी हमें दे रखा है, वो हमारे 6 अधिकारों में है। हल्द्वानी में आपको पता है, आपके संज्ञान मामला इतना बड़ा कांड हो गया है, आपको भी पता है, लगातार वहाँ पे बुलडोजर चल रहा है। उत्तर प्रदेश की तरफ पे यहाँ पे उत्तराखंड में भी चलना शुरू हो गया है। अब इसमें बारे में तो मैं क्या कहूँ, दरअसल बात थी UCC वाली, यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो लागू हुआ। अब इसमें ना तो किसी की प्रतिक्रिया आई ना किसी की क्रिया आई, तो उस हिसाब से सरकार ने सोचा कि हाईलाइट करने के लिए उन्होंने जो है अपना तोड़फोड़ शुरू कर दी, जबकि वे लोग वहाँ पे लगभग कई सौ साल से वहाँ पे रह रहे हैं, तो वहाँ से ही उनका सब कुछ वो चल रहा है। और प्रशासन के सामने भी जब कोई ऐसा दंगा हो जाता है, सब प्रशासन के सामने भी कुछ मजबूरियाँ होती हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सरकार की और प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। तो वहाँ पे कुछ जगह हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ता है। तो खैर वहाँ तो प्रशासन ने स्थिति संभाल ली, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर है। सरकार को पहले उन लोगों से बातचीत करनी चाहिए थी, एक प्रतिनिधिमंडल भेजकर। अगर पहले बातचीत होती और उसके बाद काम करते तो शायद मुझे लग रहा है कि स्थिति कुछ और होती। जैसे आजकल देखा गया है तो कहा जा रहा है कि विपक्ष पार्टियां हैं, बीजेपी सरकार है उत्तराखंड में, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए बीजेपी पर बार बार आरोप लगा रहे हैं विपक्ष। नहीं, आरोप तो उसी के ऊपर लगते हैं जिसमें कुछ कमी हो। अब बिना कमी वाले के ऊपर आरोप थोड़ा ही लगेगा। अब अगर कोई एक आदमी बीड़ी या सिगरेट पी रहा है, हम उसे कह रहे हैं हाँ भाई वो बीड़ी सिगरेट पीता है, तो आरोप थोड़ा ही है, वो तो सच है। तो जिसमें कमियां होती हैं तो आरोप तो वो लगते ही हैं, वो तो जाहिर सी बात है। और विपक्ष का काम है सरकार को जगाना कि भाई आपकी ये गलती है, आप इसे सुधारिए, आप जनहित के काम करिए। कौन मना कर रहा है? विपक्ष भी साथ में खड़ा होगा। बहुत सारे मुद्दे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे हैं, बहुत से राष्ट्रीय कानून हैं जिनके समर्थन किया है संसद में। लगातार देखा गया है कि राहुल गांधी जी लगातार तैयारियां कर रहे हैं
लेकिन कहीं ना कहीं कहा जाता है, कुछ लोगों के बीच से आवाज भी उठती है कि राहुल गांधी जी को ट्रैक्टर में बैठने के लिए भी सोफा चाहिए। दरअसल ऐसा नहीं है। ट्रैक्टर एक ऐसी सवारी नहीं है, वो एक किसान की रोजी रोटी का जरिया है और किसान उस पर ऑलरेडी सब चीज़ें लगा कर रखते हैं। जब कोई किसान 7-8 लाख रुपए का ट्रैक्टर लेता है तो जाहिर सी बात है उसको 500-700 रुपये की गद्दी भी वो लगवा लेता है, तो वो कोई सोफ़ा नहीं है। जब कई कई घंटे तक किसान बेचारा काम करता है, खेतों में ट्रैक्टर चलाता है या मिल में गन्ना लेकर जाता है या कहीं अपनी फसल मंडी में लेकर जाता है या कोई भी कार्य करता है, कुछ भी लाता है ट्रैक्टर से, तो भाई ऐसा ना कि जो ट्रैक्टर के वो सीट है उस पर फट्टे तो पहले लगे आते थे, अब तो गद्दे का ज़माना है, अब तो हर चीज़ में गद्दा लगा हुआ आ रहा है। तो उसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है। वो सोफे की वो तो एक उनका बनाया है, उनकी एक यूनिवर्सिटी चलती है फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बीजेपी की, उनका IT सेल है, उनका सिर्फ यही काम है कि पढ़े लिखों को बेवकूफ़ बताना और बेवकूफ़ और जो अनपढ़ हैं उन्हें होशियार बताना, यही काम है उनका IT। किसानों का मुद्दा आप सबको पता है, गन्ने का मूल्य अभी तक घोषित नहीं हुआ है। उत्तराखंड में हरीश रावत भी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पहले भी कर चुके हैं, वर्तमान में भी कर रहे हैं। देखिए, सरकार की नीयत ठीक नहीं है। अगर सरकार की नीयत ठीक होती तो इकबालपुर गन्ने का पेमेंट भी हो चुका होता। और इन्होंने यूपी के तर्ज पे ही जो है जो गन्ना मूल्य है उस हिसाब से इन्होंने उसको घोषित तो कर दिया, 20 रुपये बढ़ा कर दे दिए, लेकिन वो आय दुगनी, अगर इन्होंने नारा दिया था कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, और दुगनी आय के लिए तो चाहिए कि अगर मान लिया पिछली बार 350 का भाव था तो इस बार 700 का होना चाहिए था। डबल इनकम का तो यही मतलब होता है। या 20 रुपये बढ़ा कर आपने जो है वो डबल इनकम कर दी। ऊपर से जो खादा कट्टा उसमें 10 किलो घटा लिया, आपने डाई के कट्टे में से भी 5 किलो हटा ली, और रेट आपने जो है 200-300 रुपये बढ़ा दिए। तो ये कुछ नहीं है, तो परेशान करने वाली बात है। भाजपा हमेशा परेशान करती है। उद्योगपतियों की सरकार है, सरमाएदारों की सरकार है, उन्हें तो बड़ी बड़ी फर्मों से, बड़ी बड़ी कंपनियों से पैसा चाहिए, वो तो पैसा लूट रहे हैं जनता, और जो उद्योगपति हैं वे जनता को लूट रहे हैं। कारण वही है, राहुल गांधी जी का नारा हम दो और हमारे दो, बस वही चल रहा है, वही सिस्टम है सारा। जैसे उत्तराखंड में लगातार आवाज उठ रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश में भाजपा लागू करे तो उनको उनकी औकात पता चले। देखिए, मैं अभी जब तक इसके बारे में पूरी स्टडी नहीं होती या ये लागू नहीं होता या इसके गाइडलाइन क्या है, तब तक इसमें कुछ भी कहना अभी मतलब ठीक नहीं है, क्योंकि ये अभी विशेषज्ञों की निगरानी में नहीं गया। अभी जो उत्तराखंड में भी ये जो पेश किया गया कैबिनेट में, ये भी हबड़ ताबड़ में किया गया। अभी इसका किसी के पास भी कोई सटीक जानकारी नहीं है। अभी तो किसी के पास सर्टिफाइड कॉपी भी नहीं गई कि ये चीज़ है क्या, कोई पढ़ ही नहीं पाया अब तक। मैंने नहीं पढ़ी, और शायद अगर आप किसी भाजपा के नेता से पूछोगे, किसी विधायक से पूछोगे, तो भाजपा के विधायक नेता ने भी नहीं पढ़ी होगी। अगर आप पूछोगे किसी से तो नहीं बता पाएगा, क्योंकि अभी उसके बारे में कोई अभी इस तरीके का कोई वो निकल के नहीं आया। वो तो जल्दबाजी में एक चुनावी माहौल बनाने के लिए जो है उन लोगों ने वो कर दिया, ये है, और कुछ नहीं है उसका। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये यात्रा अभी क्यों, इससे पहले क्यों नहीं। देखिए, राहुल गांधी जी इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा कर चुके हैं, और वो पिछले साल कर चुके हैं, और वो उस टाइम चुनाव नहीं थे। और इसकी ज़रूरत जब पड़ती है, जब अत्याचार जनता के ऊपर ज़्यादा बढ़ेंगे, तब राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता सड़क पर बिल्कुल खड़ा होगा, साथ चलेगा। और ये जो यात्रा है, ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा है। ये न्याय यात्रा इसलिए है क्योंकि देश की जनता के साथ न्याय हो, कर्मचारी के साथ न्याय हो, मजदूर के साथ न्याय हो, OBC वर्ग के साथ न्याय हो, SC ST के साथ न्याय हो, सामान्य वर्ग के साथ न्याय हो। अब न्याय किसके साथ हो रहा है? न्याय सिर्फ हो रहा है उद्योगपतियों के साथ, जनता के साथ कोई न्याय नहीं है। ये कारण है राहुल गांधी जी का सड़क पाने का, ये कारण है। क्योंकि सही समय जगाने का तभी होता है, क्योंकि जब जागो तभी सवेरा। अब जगाने का समय तो अभी है, क्योंकि चुनाव अब हैं। अब अगर सरकार के कानों तक बात पहुंचेगी तभी तो जनता को रियायत मिलेगी। ये है।
चुनाव में बीजेपी दावा कर रही है कि इस बार 400 पार। अब बीजेपी तो देखो कुछ भी बोल सकती है, अब झूठ बोलने में तो माहिर है। कुछ इनके साथ रामदेव टाइप बहुत सारे आइटम हैं इनके साथ में झूठ बोलने वाले। अब कहते थे हम तो 35 रुपये पेट्रोल भी देंगे, हम तो 300 रुपये का सिलेंडर भी देंगे। क्या मिला? नहीं मिला। 400 के पार तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है जो 400 के पार सीट ले गई अब तक। 400 के पार तो ये कभी भी नहीं हो पाएंगे। 400 तक तो इन पर गिनती भी नहीं आती। ये तो लिख रहे हैं बस 400 के पार। ये इतने पढ़े लिखे ये बीजेपी वाले ये मैं कि इस बार 400 के पार। ये मैंने क्या कहा, मैं यही तो बता रहा हूँ। अगर उन पर उनके नेताओं पर जो बहुत बड़ा तुर्रम खान पढ़ा लिखा होगा, अगर उसको 400 तक की गिनती भी सुनोगे तो 400 तक की गिनती नहीं सुना पाएगा। कांग्रेस में लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। कांग्रेस को शासन प्रशासन चलाना आता है और कांग्रेस ने चलाया है देश को। जब देश आजाद हुआ था तब क्या था देश के पास और आज क्या है। ये वही बीजेपी पार्टी है जब 1987 में पहली बार राजीव गांधी जी ने पहली एटीएम मशीन का उद्घाटन किया था, तब बीजेपी ने भारत बंद का ऐलान किया था, जो आज डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। तो भाजपा की कथनी और करनी में तो अंतर है, वे तो झूठ का पुलिंदा है। भाजपा का मतलब ही झूठ है। मैं तो भाजपा का मतलब ही झूठ समझता हूँ, सिर्फ झूठ 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 और झूठ। उनके प्रधानमंत्री से लेकर बिल्कुल मंडल से नीचे तक के कार्यकर्ता सिर्फ झूठ झूठ सिर्फ झूठ, पूरे दिन सुबह से शाम तक झूठ ही झूठ है उनका, सच कुछ नहीं। अरे जी एक चीज और जानना चाहेंगे, एक छोटा सा सवाल जानना चाहेंगे। मंगलौर विधानसभा पाइपलाइन का कार्य चल रहा है, लगातार जगह जगह क्षेत्रों में बहुत सारी कमियां हैं, क्या कहेंगे इनको लेकर? मैं कहूँगा इसमें तो फेलियर है जो एजेंसियां जिनको इस चीज का टेंडर दे रखा है, और प्लस इनके ऊपर जो निगरानी कर रहे हैं। अब गांव के लोग अगर इसको रोकते भी हैं तो जो एजेंसी है जिसके पास ठेका है वो पुलिस कंप्लेन कर देता है। अब गांव में छोटी छोटी गलियां हैं, सारी टूटी पड़ी है। मजदूर आदमी, किसान आदमी, उसे घास भी लाना पड़े, उसे बच्चे स्कूल में जाने में भी दिक्कत, जो हो रहे हैं किसी के उसे घास घूस लाने की भी दिक्कत, साइकिल आने में भी परेशानी, मोटरसाइकिल आने में भी परेशानी। और जितने भी गांव में, सभी गांव में ये पाइपलाइन खुद रही, सभी गांव में जो टंकी टैंक बन रहे पानी के, और ऐसा कोई गांव नहीं है जिस गांव में 10-5 का चोट ना लगी हो। इसका संज्ञान तो सबका सरकार को और शासन प्रशासन को लेना चाहिए, और अगर नहीं लेंगे तो जो है हम लोग धरने पर बैठेंगे। आचार संहिता लगने से पहले धरने पर डीएम के ऑफिस के सामने बैठ जाएंगे, डीएम कार्यालय के बाहर। भाई उसका समाधान करो, जहाँ जनता परेशान हो रही। शासन प्रशासन किस लिए है? जनता को मारने के लिए तो है नहीं, जाहिर सी बात, जनता के हितों की रक्षा के लिए, जनता को बचाने के लिए है। यही तो है शासन प्रशासन का काम। रही मंगलौर विधानसभा के चुनाव की बात, तो चुनाव में तो देखे, अगर कांग्रेस पार्टी स्थानीय प्रत्याशी को टिकट देती है तो निश्चित तौर पे जो है ये सीट जीत के दिखाऊंगा मैं। 100% ये झोली में जाएगी कांग्रेस की। मैं हाईकमान से और जो कांग्रेस के आला नेता हैं, बड़े छोटे सभी, मैं आवेदन दे चुका हूं, आवेदन कर चुका हूं। 1-2 और रह रहे और अभी बचे हुए हैं, उनसे भी आवेदन करूँगा। और उसके बाद आवेदन के बाद निवेदन शुरू होंगे कि मुझे चुनाव लड़ाया जाए और सीट निश्चित तौर पर हम जीतें, क्योंकि मंगलौर से लोग बाग उग चुके, हाजी और काजी के राज से लोग बाग परेशान हो चुके हैं। वो चाहते हैं बदलाव। अगर देहात का विधायक बनेगा, देहात से विधायक चुना जाएगा, तो जनता बड़ी खुश होगी और क्रेज भी है। जनता चाहती भी है कि जो है देहात से विधायक बने। और अगर एससी विधायक और मतलब किसी एससी को टिकट देती है कोई भी पार्टी, तो उससे बढ़िया सोने पर सुहागा कुछ नहीं है। मंगलौर विधानसभा में जनता की एक आवाज उठ रही है, बाईपास दो वोट लो। अब विषय है, पहले तो पार्टी प्रत्याशी तय करेगी, फिर जो विधायक चुन के जाएगा वो उस हिसाब से। अब ऐसा कहने को तो सारे के सारे कह देंगे। अब पहले प्रत्याशी 5 प्रत्याशी आए 5 पार्टियों से,
5 के 5 ना कह दिया तो 5 के 5 तो जीत नहीं पाएंगे ना भाई। जिसका मजबूत होगा दावेदारी, जिसकी जनता में पैंट मजबूत होगी, जो जनता के नज़दीक होगा, जिसको जनता जानती होगी, जो जनता के बीच का होगा। और मैं तो गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं तो जनता के बीच का हूँ, मैं कोई इतने बड़े परिवार का नहीं, मैं रईस खानदान का नहीं हूँ भाई। मंगलोर वाले तो रईस हैं, मैं तो जीतने के बाद जनता की तरफ को देखते भी नहीं, किसी गरीब के यहाँ नहीं जाते, किसी के मरने जीने में नहीं जाते, उन्हें किसी से कोई सरोकार नहीं है। इलेक्शन के टाइम पर तो वो जगह जगह घूमेंगे और वैसे में कुछ नहीं करने के। और बल्कि एक काजी निजामुद्दीन जी का एक बहुत ही सिक्के सालार आदमी तो ये भी बोल रहा था कि भाई ये जो दलित समाज है ना, जो 80 रिजर्व कैटेगरी वाले हैं, चमार अपनी वोट कहीं खाओ फिरो। यानी काजी जी के सिक्के सालारों को तो चमारों की दलित समाज की वोट ही नहीं चाहिए, वो तो सरासर मन ही कर रहा है वगैरह अपनी वोट को कहीं खाओ फिरो। तो ये है, इसलिए मैं टिकट मांग रहा हूँ कि भाई कोई बात नहीं, हम कहीं खाओ फिरो नहीं, हम तो वोट अपने आप ले लेंगे, अपनी मेरी वोट है भाई, ये बाबा साहब ने हम अधिकार दे रखा है, ये हम अपने पास रखेंगे, इसलिए टिकट मांग रहे। अरे जी एक आखिरी सवाल जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे युवाओं के लिए, कुछ क्या संदेश देना चाहते हैं मंगलोर विधानसभा को लेकर? युवाओं के लिए संदेश ये है, अगर युवा विधायक चुनते हैं और युवा समर्थन में आते हैं तो युवाओं का विधायक होगा, युवाओं का जो है बीच का। अब चूंकि मैं भी युवा हूँ तो जाहिर सी बात है एक अलग ही खुशी हो। अब सपोज करो कि आप पत्रकार हैं, आपके साथी या आपके कैमरामैन या कोई अन्य साथी या जाए तो खुशी तो होगी और गर्व महसूस देगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मंगलोर से सबका पैंडा छूट जाएगा। मंगलोर से पैंडा छुटाना चाह रहे, हम लोग चाहते हैं कि देहात से विधायक बने, क्योंकि सारी उम्र होगी वहाँ पर वोट देते हुए। भाई क्या एक बार मंगलोर के लोग यहाँ देहात में नहीं वोट दे सकते क्या? और बल्कि मैं जहाँ तक मैंने बताया कि उसके विधायक जी के, काजी जी के एक सिप्पे सालाना मुस्लिम नेता है बेचारे में, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उनका, उन्होंने तो कह दिया था भाई चमार अपनी वोट कहीं ठाओ फिरो। अब चमार अपनी वोट कहाँ ठाओ फिर हैं भाई? चमारों का तो संविधान लिखा हुआ है, दलित समाज का, एससी समाज का संविधान लिखा हुआ है। ये वोट का अधिकार है, जो विधायक और पर्चे भरने का अधिकार है, ये भी तो तुम्हें बाबा साहब ने दलित समाज नहीं दे रखे भाई। ये वोट तो हम अपने पास ही रख लेंगे, उन्हें वोट चाहिए मंगलोर वालों को, और उन्हें देनी भी नहीं चाहिए। मैं तो अपील करूंगा दलित समाज से, मंगलोर विधानसभा की सम्मानित जनता से, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे ओबीसी समाज हो, चाहे कोई सा भी समाज हो, कि भाई जो ऐसी भाषा बोल रहे कि उन्हें तो वोट दो ही ना, वोट अपने देहात में दो ना, अपने भाई को खड़ा करो, चाहे किसी को कैसे ही, चाहे अगर कोई पार्टी टिकट भी नहीं देती तो चाहे अपने ले जिताओ, लेकिन विधायक अपने पास रखो। जो यूँ कह रहे ना अपने वोट ठाओ फिरो, भाई संविधान ना अधिकार तो बाबा साहब ने तो उन्हें भी दिया अधिकार। जो ये कह रहा है कि संविधान में तो सबको बराबरी का सामान का अधिकार दिया गया, हिंदू मुस्लिम सिख सबको दिया गया, लेकिन ये कहाँ की भाषा हुई कि भाई दलित समाज वो अपनी वोट ठाओ फिरो? इसका मतलब तो वो लोग बाबा साहब की भी इज्जत नहीं करते, उनके लोग तो फिर बाबा साहब की और संविधान की इज्जत भी नहीं करते, जब वो ये कह रहे हैं कि अपनी वोट ठाओ फिरो। ये तो एक बहुत मतलब एक बहुत अलग तरीके की बात होगी ना, बहुत आपत्तिजनक बात है यार, नहीं कहनी चाहिए ऐसी बातें। और अपील करूंगा मैं तो दलित समाज से कि अगर कांग्रेस पार्टी निजामुद्दीन किसी को प्रत्याशी बनाती है, मुझे ना बनाकर, तो दलित समाज से अपील करूंगा कि दलित समाज कतई भी वोट ना दे वहाँ, और ओबीसी समाज से भी अपील करूंगा कि वहाँ से वोट ना दे, क्योंकि वो लोग ना तो संविधान को माने, ना संविधान बनाने वाले को मानने, और जिनकी 25,000 वोट है उन्हें भी कह रहे कि कहीं ठाओ फिरो अपनी। तो जो 10-12 हज़ार वाले में कहाँ टिक रहे, उन्हें तो वैसे कहते होंगे कि मेरा इस जेब में ये गल रहे और इस जेब में ये गल रहे, इस एक जेब में मेरी गुज्जर है, एक जेब में मेरी जाट है, एक जेब में मेरी त्यागी है, एक जेब में मेरी सैनी है। वे तो ये बात भी करेंगे। ये तो जनता को डिसाइड करना है कि क्या। मैंने तो अपनी बात रख दी और मैं रख भी रहा हूँ, और मैं सच बात कहता हूँ, क्योंकि मेरी सच बात कड़वी लगेगी जरूर। ये यहाँ तक नहीं, ये मंगलोर से लेकर देहरादून से लेकर पता नहीं कहाँ तक चुभेगी, लेकिन वास्तव में ये बहुत आपत्तिजनक और बहुत ही वाहियात और बहुत गलत बात है जो उन लोगों ने कही। हमारे साथ में आदेश जी मौजूद थे और लगातार चुनाव की तैयारी में वो भी है, क्योंकि मंगलोर विधानसभा में बहुत जल्द उपचुनाव होना है। विधायक जी के गुजर जाने के बाद मंगलोर विधानसभा सुनी हो गई थी, उसके बाद बहुत जल्द उपचुनाव होता है। और ऐसे ही पल पल की अपडेट के लिए रुड़की न्यूज़ एक्सप्रेस के माध्यम से मैं श्याम सुंदर, कैमरामैन सोनू सैनी के साथ।